सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ब्रेकडाउन वीडियो ऑफ अगेंस्ट द गॉड सीजन 2। और आज के इस ब्रेकडाउन वीडियो में हम आगे की स्टोरी को कंटिन्यू करने वाले हैं। तो जिन लोगों ने भी अभी तक लास्ट ब्रेकडाउन वीडियो को चेकआउट नहीं किया है तो पहले जाके लास्ट ब्रेकडाउन वीडियो को फटाफट से चेकआउट कर लो, तभी जाके तुम्हें आज के इस ब्रेकडाउन वीडियो में मजा आएगा। और हाँ, तुम में से कुछ लोग कह रहे थे कि यार ये फाइट कुछ ज्यादा ही लंबी नहीं चल गई, मतलब कहाँ अपना युनशी फेरे यी की तलाश में निकला था जो कि उसके बच्चे की माँ बनने वाली है, लेकिन यहाँ पे ये बर्निंग हेवन क्लाइंट्स के बीच फंस के रह गया। मैं बस इतना ही कहूंगी यार कि अगर तुमने नॉवल इसका देखा है ना तो तुम्हें पता होगा कि आगे ये स्टोरी से कैसे लिंक करती है, तो इस चीज को मिस नहीं कर सकते। तो चलो फिर वीडियो को शुरू करते हैं। सो हमें इस वीडियो की स्टार्टिंग में एक्जैक्टली उसी मोमेंट से होती है जब युनशी का सामना यहाँ पे जो शाओ वुई है उससे हो जाता है, जो कि यहाँ पर अपने अल्टीमेट ट्रेजर के जरिए से उसे रोकने के लिए आया था। लेकिन जैसे ही वो युनशी के ऊपर हमला करता है ना, युनशी भी अपने डिफेंसिव बैरियर को एक्टिवेट करते हुए उसके ऊपर चार्ज करता है। इस दौरान युनशी सीलिंग ऑफ द क्लाउड्स एंड द सन नाम की टेक्निक का यूज करता है, जिसके चलते जो इम्पैक्ट था ना इस फियर्स फ्लेम का वो सीधा आसपास की ओर फैल चुका था। और यहाँ पे जितने बर्निंग हेवन क्लैन के मेंबर्स थे जो कि सेक्ट के बाहर थे लेकिन यहाँ वापस आ चुके थे, तो यहाँ जब ये इम्पैक्ट इनसे टकराता है ना तो इनकी बॉडी भी चारों ओर से फ्लेम से कवर हो जाती है। इन्हें बहुत ज्यादा पेन हो रहा था और जो बाकी डिसाइपल्स थे वो तो मैदान छोड़ के भागने लगते हैं। वही दूसरी तरफ यहाँ युनशी ने जब भागता हुआ देखता है तो कहने लगता है कि एक नंबर के यूजलेस है और एक बार मैं इसे निपटा दूं उसके बाद इनके एंसेस्टर्स की बारी है। अब तभी यहाँ पे हम देख पाते हैं कि युनशी इसका सामना कर रहा था और धीरे धीरे ये जो फ्लेम का बैरियर था ये और ज्यादा बढ़ता चला जाता है, जो देखकर जो ग्रैंड सेक्ट मास्टर वो कहने लगता है कि आखिर इस लड़की की बॉडी किस चीज से बनी है, ये इतनी ज्यादा टफ कैसे हो सकती है। जो सुनते साथ ही शाओ वुई कहने लगता है कि चलो फिर देखते हैं कि अब इस अगले अटैक से तुम कैसे बच पाते हो। ये कहते साथ ही वो हैंड साइन बनाता है जिसके चलते चारों ओर ग्रीन कलर की गैस फैलने लगती है। तभी यहाँ पे जैस्मिन बताने लगती है कि युनशी मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, क्योंकि इस लाइटिंग एंड फ्लेम के अंदर कुछ अबनॉर्मल सी एनर्जी सिग्नेचर मुझे फील हो रहे हैं। तभी उसे रियलाइज होता है और वो कहने लगती है कि युनशी ये पॉइजन है। तभी यहाँ पे युनशी का जो बैरियर था ना वो पॉइजन इस तक को क्रैक कर देता है। अब यहाँ पे ये जो पॉइजन था ना वो उसके बॉडी पोर्स के जरिए से इसके बॉडी में जाने लगता है। युनशी की पावर काफी तेजी से सप्रेस हो रही थी और तभी यहाँ पे शाओ वुई बताने लगता है कि हाँ ये हेवन डेसिमेटिंग और बहुत बहुत ज्यादा पावरफुल है और अगर किसी पॉइजन मिस्ट के साथ इसे कंबाइन किया जाए जो कि इंस्टेंटली किसी को मार सकती है, मुझे पूरा यकीन कि इवन की जो माइटिएस्ट इमॉर्टल्स हैं वो तक इससे मारे जा सकते हैं, उनकी हड्डी पसली इससे गल जाएगी। इस दौरान युनशी के आसपास ये जो पॉइजनस मिस्ट थी ना ये काफी ज्यादा बढ़ जाती है। युनशी कहने लगता है कि अगर मैं इसे अपने हाथों से सप्रेस करने का सोचूंगा तो शायद ये मेरे लिए खतरा हो सकता है, मुझे कुछ और करना होगा। तो यहाँ पे युनशी अपनी डांस ऑफ द फीनिक्स विंग का यूज करता है और यहाँ पे फीनिक्स डांस की फ्लेम का यूज करते हुए इससे ना रिफाइन करना शुरू कर देता है, जिससे सारी मिस्ट यहाँ से डिसअपीयर हो जाती है। और शाओ वुई का चेहरा भाई देखने लायक था और तभी युनशी और वो कहने लगता है कि नहीं ये नामुमकिन है, ये कैसे हो सकता है। युनशी स्माइल करते हुए कहने लगता है कि पर मैंने तो कर दिया और अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ रिफाइन करने के बाद ये कितना ज्यादा पॉइजनस बन पाता है और तुम्हें तब पता चलेगा कि आखिर ट्रू पॉइजन किसे कहते हैं। यहाँ पे युनशी जैसे इसके ऊपर हमला करता है ना शाओ वुई भाई मैदान छोड़ के भाग जाता है, उसे अपनी जान की ज्यादा पड़ी थी। वहीं दूसरी तरफ जो ग्रैंडफादर थे फेन यूचेंग के वो इमीडिएटली उसे पकड़ते हैं और यहाँ से दूर फेंक देते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि इससे कुछ भी हो जाए, क्योंकि वो एक बार मारे जाए तो भी बर्निंग हेवन क्लैन की लेगेसी उसके साथ जिंदा रहेगी। यहाँ पे वो मदद करने के लिए चाहता है लेकिन उसके आसपास एक बैरियर को बना दिया जाता है और वो चिल्लाते हुए कहता है कि ग्रैंडफादर प्लीज मुझे आपकी मदद करनी है, लेकिन वो एक नहीं सुनता और जो बाकी लोग थे वो सब के सब ऑन द स्पॉट इस पॉइजन के चलते मारे जाते हैं। वही दूसरी तरफ यहाँ पे जो ग्रैंड मास्टर और बाकी लोग थे ना ये अपने आसपास एक बैरियर को बना चुके थे। अभी युनशी ट्रूली भी फुल किलिंग इंटेंट के साथ इन सभी को मारने के लिए आगे बढ़ रहा था। उसे देखते साथ ही ग्रैंड मास्टर कहने लगता है कि युनशी एक बात याद रखना, अगर हमें मरना पड़ा तो हम तुम्हें भी अपने साथ लेके मरेंगे, तुम्हें इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, ये मत सोचना कि हम तुम्हें ऐसे ही जाने देंगे। अब यहाँ पे वो सभी को मारने का ऑर्डर देता है। तो यहाँ पे जो बाकी सारे एल्डर समेत जितने भी लोग बचे थे ना, एक तो पता नहीं इनके इतने सारे लोग आ कहाँ से रहे हैं। लिटरली यार हर एक सिंगल एपिसोड में युनशी सुपड़ा साफ कर देता है लेकिन फिर भी ये मुंह उठा के आ जाते हैं। आफ्टर द स्टोरी युनशी यहाँ पे जब इन्हें अपनी तरफ आता हुआ देखता है ना तो वो कहने लगता है कि मैंने कभी भी किसी के ऊपर पहले हमला नहीं किया और ना ही मैं किसी को परेशान करने गया। ऐसा तो मैं माफ करने वाला बंदा हूँ, लेकिन जब बात मेरी फैमिली को प्रोटेक्ट करने की आए तो मुझसे बड़ा रूथलेस भी कोई नहीं है। ये कहते हुए वो अपनी स्वॉर्ड को टाइटली ग्रिप करते हुए जितने लोग एक साथ उसके ऊपर हमला करने आते हैं ना भाई सबको ना वो स्ले करके रख देता है। यहाँ पे जो सेक्ट मास्टर और उसका जो पिता था उसके सामने ही उसके लोगों को युनशी मौत के घाट उतार देता है। अब फेन यूचेंग जब देखता है ना कि इसके पिता और उसके दादा दोनों अब यहाँ पे मौत को गले लगाने वाले हैं तो वो रोते हुए उन्हें आवाज देता है कि ग्रैंडफादर प्लीज रुक जाइए। लेकिन यहाँ पे तो भाई इनका अंतिम वक्त आ चुका था और ये लोग पागलों की तरह बिना कुछ सोचे समझे बस युनशी को मारने के लिए एक दूसरे के साथ मिलकर उसके ऊपर हमला कर देते हैं। अब ये लोग युनशी के साथ स्वॉर्ड कॉम्बैट कर रहे थे लेकिन सबसे पहले फेन यूचेंग का जो फादर था ना वो यहाँ पे उसके हाथों मारा जाने वाला था, क्योंकि युनशी फाइट के दौरान उसके फादर को बहुत ब्रूटली इंजर्ड कर देता है। लिटरली उसकी चेस्ट के ऊपर इतना बड़ा जख्म था ना उसकी स्वॉर्ड से कि यहाँ पे बंदे की हिम्मत नहीं होती
कुछ कर पाने की, और वो घुटने के बल वहीं गिर जाता है। फैन यूचेंग देखते साथ ही चिल्लाता है, रोते हुए कहता है कि युनशी प्लीज रुक जाओ। जिसके बाद बारी आती है इसके ग्रैंडफादर की, और अपने बेटे की यह हालत देख करना उसका ग्रैंडफादर भी अपनी बूढ़ी हड्डियों के साथ उसके साथ मतलब स्वॉर्ड फाइट करने चलता है। सोचो बस फिर क्या, युनशी भी यहाँ पर इसकी गर्दन पे चला देता है अपनी स्वॉर्ड को, और जिसके चलते इसका भी चैप्टर ऑलमोस्ट क्लोज हो जाता है। यहाँ पर जिसके बाद दोनों ही जमीन पे बिल्कुल अनकॉन्शियस होकर गिर पड़ते हैं, और फैन यूचेंग चिल्लाते हुए कहने लगता है कि युनशी मैं तुझे मार दूंगा, मैं तुझे मार दूंगा। अब यहाँ का चैप्टर तो क्लोज हो चुका था कि तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें श्याओ सेक्ट के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे श्याओ वी का बेटा जो था ना वो बिल्कुल घोड़े बेच के सो रहा था। लेकिन तभी यहाँ पे एक बंदा आते साथ ही कहने लगता है कि मास्टर एक बहुत बुरी खबर है। तभी ये सुनते साथ ही उसकी नींद खुल जाती है। हम देख पाते हैं कि ये वही एल्डर है, और उसकी आवाज सुनकर वो कहने लगता है कि आखिर क्या हुआ, आधी रात को तुम्हें क्या करना है। जिसपे वो कहता है कि असल में जो ग्रैंड सेक्ट मास्टर है वो युनशी से हार गए हैं, और बहुत बुरी तरीके से हारे हैं, और मुझे डर है कि शायद बर्निंग हेवन क्लैन पूरी तरीके से मिट चुका है, इनका कोई नामो निशान तक नहीं बचा। ये सुनकर भाई उसके होश उड़ चुके थे, उसे पसीना आने लगता है, और वो कहने लगता है कि क्या खत्म हो गई। अब यहाँ पे जो सेक्ट मास्टर है वो सोच में पड़ जाता है कि अगर बर्निंग हेवन क्लैन का उसने बिल्कुल सुपड़ा साफ कर दिया तो हमारा क्या होगा। लेकिन तभी यहाँ पे एल्डर बताने लगता है कि पर सेक्ट मास्टर मैंने ना ब्लू वाइन स्ट्रॉन्गेस्ट एक्सपर्ट लिंग त्यानी के बारे में सुना है, और कहा ये चाह रहा है कि वो बर्निंग हेवन क्लैन को एड करने के लिए जा रहा है, उनकी मदद करने के लिए जा रहा है, बस रास्ते में है। और आप तो जानते हो वो असल में हेवनली सॉर्ड विला के फॉर्मर विला मास्टर भी रहे हैं, और जो ग्रैंड क्लैन मास्टर है बर्निंग हेवन क्लैन के उनके क्लोजेस्ट फ्रेंड में से एक। तो शायद इतना सब कुछ होने के बाद स्पेशली युनशी ने जो हरकत की है उसके बाद तो वो उसे जिंदा भी ना छोड़े, और शायद वही एकमात्र पर्सन है जिन्हें अगर ठीक ठाक सपोर्ट दिया जाए तो शायद वो युनशी को रोक भी सकते हैं। तो बताइए क्या हमें अब ये सुनता साथ ही जो सेक्ट मास्टर है उसे भी आइडिया लग जाता है कि आखिर उसे इस समय क्या करना चाहिए। तो वो अपने सेक्ट के बाकी सारे मेंबर्स को इमीडिएटली एक जगह पे गैदर होने का ऑर्डर देता है, और कहता है कि सारे लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंचा दो, और हाँ पूरे के पूरे सेक्ट में जो मैक्सिमम अलर्ट है उसे भी जारी कर दो। हम अभी ऐसी सिचुएशन में नहीं है कि हम वहाँ पे डायरेक्टली उनकी मदद करने के लिए जाएं। अब ये सुनते साथ ही एल्डर यहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ हमें यहाँ पे बर्निंग हेवन क्लैन के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जो कि ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल जल के जैसे राख हो चुका हो, कुछ भी नहीं बचा यहाँ पे। तभी युनशी जो कि इस खामोशी को एंजॉय कर रहा था, अचानक से जो फैन यूचेंग है उसे जैसे ही होश आता है ना वो देख के हैरान था कि उसके नजरों के सामने पूरा का पूरा सेक्ट बर्बाद हो चुका है, और उससे अब रहा नहीं जाता, और वो सीधा जाता है युनशी की गर्दन को पकड़ लेता है, रोते हुए कहने लगता है कि मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। युनशी कुछ नहीं करता, बस एक थप्पड़ में से दूर फेंक देता है, लेकिन वो फिर भी अपने पैरों के बल खड़ा होता है। इस वक्त वो खुद के ऊपर कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, उसे इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा था, और इमोशंस में आकर वो उसके ऊपर हमला कर रहा है, जो चीज यहाँ पे युनशी भी समझ सकता है। अब तभी यहाँ पे जैसे वो वापस से युनशी पे हमला करता है, युनशी वापस से हाथ पकड़ के से दूर फेंक देता है। यहाँ पे इस बार जब वो हमला करने जाता है युनशी उसके ऊपर अपना सप्रेशन फोर्स डालते हुए कहता है कि अपनी ताकत थोड़ी बचा लो, बाद में काम आएगा। और मुझे देख के अफसोस हो रहा है कि पिछली बार जब हमारा सामना हुआ था तो तुम बहुत मुश्किल से मेरे आगे होल्ड कर पा रहे थे, लेकिन अब तो तुम उससे भी बदतर कंडीशन में पहुंच चुके हो। अब तो तुम इस लायक भी नहीं कि मैं तुम्हें सीरियसली लूं। जिसमें फैन यूचेंग कहने लगता है कि आखिर तुमने मुझे जिंदा क्यों रखा है, हाँ क्यों रखा है, अगर तुम्हारे अंदर दम है तो मुझे भी मार दो। जिस पर युनशी कहता है कि नहीं मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। अब ये सुनकर उसे और गुस्सा आता है, वो कहने लगता है कि मुझे तुम्हारे जैसे डीमन की हमदर्दी नहीं चाहिए, मुझ पर तरस मत खाओ। युनशी से कहने लगता है कि मुझे कोई शौक नहीं तुम पे तरस खाने की या तुम्हारे लिए कुछ करने की, और ना ही मैं किसी और रीजन की वजह से ये कर रहा हूँ। मैं तुम्हारी जान बख्श रहा हूँ क्योंकि मुझे मेरी लिटिल आंट ने ऐसा करने को कहा था, और बस उसी के चलते आज मैं तुम्हें जिंदा छोड़ रहा हूँ। अब ये सुनते साथ ही जो फैन यूचेंग है वो काफी ज्यादा शॉक्ड था, और कहने लगता है कि क्या शाओलिंग जी। अब तभी सीन शिफ्ट होता है, और शाओ क्लैन के रेयर माउंटेन वाले एरिया के पास हम यहाँ पे लिटिल आंट को देख पाते हैं, यानी कि शाओलिंग जी को, जो कि अकेले चुपचाप बैठी हुई थी। अब यहाँ उसे याद करते हुए फैन यूचेंग को और गुस्सा आता है, वो कहने लगता है कि शाओलिंग जी के लिए, हाँ उसके लिए। फिर वो अपनी पावर्स को गैदर करता है और कहता है कि मैं कसम खाता हूँ मैं तुम्हें मार के रहूंगा। लेकिन यहाँ पे वो काफी ज्यादा एग्जॉस्ट हो चुका था, इतना ज्यादा कि वो ऑन द स्पॉट घुटनों के बल जा गिरता है। अब उसकी ये हालत देखकर युनशी से कहने लगता है कि अगर तुम्हारे अंदर इतना ही लड़ने का जुनून है तो पहले जाओ, जाके थोड़ी इंप्रूवमेंट करो, अपनी कल्टीवेशन को सुधारो, उसके बाद मुझसे बदला बदला खेलने के लिए आ जाना। तब तक मेरी आंट ने जो तुम्हारे पर मेहरबानी दिखाई है ना, इसे जाया होने मत दो। ये कहते हुए युनशी यहाँ से मतलब अपने हाथों को बांधते हुए चला जाता है। अब उसे जाता हुआ देखकर फैन यूचेंग चिल्लाता है और कहने लगता है कि युनशी वापस आओ, मैंने अभी तक तुम्हें मारा नहीं है, मैं कसम खा रहा हूँ जिस दिन मैं स्ट्रॉन्ग इनफ बन गया ना, मैं तुम्हारी सारी की सारी हड्डियों का चूरा बना के रख दूंगा, तुम्हें मौत के घाट उतार दूंगा। सुन रहे हो ना युनशी, आखिर तुम कहाँ जा रहे हो, वापस आओ, मैं कसम खाता हूँ मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। लेकिन यहाँ पे युनशी की एक बात नहीं सुनता और चला जाता है। तभी यहाँ पे वो धीरे धीरे अनकॉन्शियस हो रहा था, लेकिन यहाँ अपनी
बची कुछ स्ट्रेंथ के साथ बस इतना कहता है कि मैं अपना बदला लेके रहूंगा और अगर इसके लिए मुझे 1000 मौत के रास्ते पे भी चलना पड़े तो भी चलूंगा। मैं हार नहीं मानूंगा, मैं हर रास्ते में चलूंगा, इवन कि 9 ईथर प्रोगेटरी का भी सामना करूंगा। अब तभी यहाँ पे वो काफी ज्यादा हताश था, लेकिन इस दौरान उसके ग्रैंडफादर की से आवाज सुनाई देती है जो कि यह काफी बॉडीज के नीचे दबा हुआ था। और जैसे ही अपने ग्रैंडफादर की आवाज सुनता है ना, तो वो सीधा जाकर उन्हें हटाने लगता है और कहने लगता है कि ग्रैंडफादर शुक्र है कि आप ठीक हो। लेकिन उसके ग्रैंडफादर की हालत बहुत ज्यादा खराब थी। वो अपनी आखिरी सांसें गिनते हुए कहने लगता है कि इसे लो, ये असल में वो की है जैसे कि हमारे एंसेस्टर ने अपने पीछे छोड़ दिया और इसके जरिए से तो ऐसी चीज को अनसील कर पाओगे जो कि काफी ज्यादा फोबिडन है, ऐसी फोबिडन चीज जिसके बारे में आज तक किसी को नहीं पता। तुम जाओ और जाके इसका पता लगाओ और मुझे यकीन है कि ये तुम्हें एक सर्टेन प्लेस तक गाइड करेगी। जाओ और जाके पता लगाओ और हाँ, केयरफुल रहना। शायद इसे पाने के चलते तुम सब कुछ खो भी दो, लेकिन हाँ, तुम्हें इतनी ज्यादा इनफ पावर मिल जाएगी कि तुम पूरे के पूरे इस प्रोफाउंड स्काई कॉन्टिनेंट तक को डिस्ट्रॉय कर सकते हो। अब यही सारी बातें करते हुए उसकी बाहों में उसका ग्रैंडफादर दम तोड़ देता है और यहाँ उसे खोने के बाद वो काफी ज्यादा इमोशनल था, लेकिन यहाँ पे उस की को टाइटली होल्ड करते हुए वो यहाँ ऊपर आसमान की तरफ देखने लगता है। कसम खाता है कि उस युंशी को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। अब तभी यहाँ पर हम यहाँ उसी मिस्टीरियस पर्सन को देख पाते हैं जो कि फेंग यूचिंग के ग्रैंडफादर का क्लोज फ्रेंड है और जो कि यहाँ पर बर्निंग हेवन क्लैन की मदद करने के लिए आया है। लेकिन यहाँ उसके आने से पहले ही सब कुछ साफ हो चुका था और यहाँ का नजारा देखकर वो कहने लगता है कि अगर उसने सही रास्ते को चूज किया होता तो शायद हेवन के अंडर में सबसे ज्यादा ब्लेस्ड वही होता, और अगर उसने किसी इविल पैथ को फॉलो किया है और इविलनेस को चूज किया है तो फिर तो वो ऐसा रीजन बनेगा कि जिसके चलते इस वर्ल्ड के ऊपर एक ऐसा ग्रेट कैटास्ट्रोफी आने वाला है कि जिसके बारे में ना किसी आंख ने देखा होगा और ना किसी कान ने सुना होगा। अब तभी वो थोड़ी देर सोचने के बाद एक कंक्लूजन पे पहुंचते हैं और कहने लगते हैं कि इस लड़की को जिंदा छोड़ना इस वर्ल्ड के लिए बहुत बड़ा खतरा है और इसे हर हाल में एलिमिनेट करना ही होगा। तभी सीन शिफ्ट होता है और यहाँ सुबह भी हो चुकी थी और युंशी यहाँ से काफी दूर निकल चुका था। इस दौरान जैस्मिन उससे कहने लगती है कि तुमने पूरे क्लैन को मिटा दिया लेकिन एक बंदे को छोड़ दिया जैसे कि तुम्हें नहीं छोड़ना चाहिए था, क्योंकि वो फेंग यूचिंग वो बहुत ज्यादा खतरनाक है। तुम भी जानते कि उसके अंदर टैलेंट की कमी नहीं है, उसे बस एक दिशा चाहिए और जिसके बाद वो ऐसा डिजास्टर बन जाएगा कि जिससे फिर जान छुड़ाना बहुत मुश्किल होने वाला है। जिसमें युंशी कहने लगता है कि मैंने बस लिटिल आंट के कहने पे उसे छोड़ा है और वैसे भी जिस हिसाब से उसकी कल्टीवेशन है वो उसके साथ कभी भी मेरे साथ कैचअप नहीं कर सकता। अब यहाँ पे वो थोड़ा रिलैक्स था, लेकिन यहाँ पे जैस्मिन जानती है कि युंशी ने कितने बड़े खतरे को अपने सर मोल लिया है और वो कहने लगती है कि क्या तुमने अपने प्रीवियस लाइफ फॉर्म से कुछ नहीं सीखा कि दुनिया कभी भी ऐसे नहीं चलती जैसा कि हम इमेजिन करते हैं, वो हमारे एक्सपेक्टेशन को तोड़ने के लिए ही बनी है। युंशी कहने लगता है। अब ये सुन के युंशी थोड़ी देर सोच में पड़ जाता है, पर तभी थोड़ी देर बाद सोचने के वो कहने लगता है कि चिंता मत करो, जो भी इसका कॉन्सिक्वेंसेस निकलेगा मैं उसे झेलने के लिए तैयार हूँ। अब यहाँ पे युंशी मस्त आगे बढ़ रहा था, लेकिन तभी उसे लिटिल जे की तरफ से मैसेज मिलता है और वो कहने लगता है कि बॉस बहुत बुरी खबर है, मेरे ग्रैंडफादर ऑलरेडी ब्लू वाइल इंपीरियल सिटी को छोड़ चुके हैं और वो आपको ढूंढने की तलाश में निकल पड़े हैं। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 10 साल पहले ही किंग फेस के मिडिल स्टेज पे वो पहुंच चुके हैं, जिसका मतलब अब आपकी जान को खतरा है। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इंपीरियल सिटी के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एक्सपर्ट में का नाम शुमार है और अब वो आपकी जान के दुश्मन बन चुके हैं, जिसका मतलब आपको इंपीरियल सिटी से दूर रहना होगा। जिस पे युंशी कहने लगता है कि ठीक है फिर मैं यहाँ से वापस जा रहा हूँ, लेकिन तभी लिटिल जे कहने लगता है कि फिर मैं भी आपकी मदद के लिए आ रहा हूँ। लेकिन यहाँ पे युंशी मना कर देता है और कहने लगता है कि तुम्हें हेवनली स्वॉर्ड विला के अंदर ही रहना होगा, तुम वहाँ से कहीं मत जाओ, मैं बस पहुंच रहा हूँ। अब तभी यहाँ पे हम देख पाते हैं कि प्रिंसेस समेत सारे के सारे लोग युंशी का इंतजार कर रहे थे। अब जैसे युंशी आ जाता है तो प्रिंसेस उसे हक करने के लिए जाती है, लेकिन उससे पहले जो लिटिल आंट थी वो दौड़ते हुए जाकर उसे पकड़ लेती है, जो देखकर प्रिंसेस रुक जाती है और लिटिल आंट कहने लगती है कि क्या तुम ठीक हो। तभी यहाँ उसका ग्रैंडफादर कहने लगता है मेरे बेटे तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी। इस दौरान लिटिल आंट उसे टाइटली होल्ड करती है और कहने लगती है शुक्र है कि तुम्हें कुछ नहीं हुआ। तभी यहाँ पे लिटिल आंट कहने लगती है कि तुम्हें कोई आइडिया नहीं कि हम दोनों को कितनी ज्यादा फिक्र हो रही थी। जिस पे वो कहने लगता है कि पर मेरा तो एक बाल तक बाका नहीं हुआ, जरा देखो मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। जिस पे वो बताने लगती है कि अपनी बकवास बंद करो, तुम्हें पता भी नहीं है कि तुम्हारे ग्रैंडफादर और मैं कितने ज्यादा परेशान थे। वो तो अच्छा हुआ कि प्रिंसेस कांगियो हमारे साथ थी, हमें थोड़ी हिम्मत मिली और हाँ उसने तुम दोनों के बारे में हमें सब कुछ बता दिया है। ये सुनकर युंशी उसके पास जाता है, उसके कमर को पकड़ते हुए अपने पास उसे खींचते हुए उसे गले से लगा लेता है। अब यहाँ पे प्रिंसेस भी कहने लगती है कि शुक्र है कि तुम बिल्कुल सही सलामत हो। यहाँ पे युंशी उससे कहने लगता है कि चिंता मत करो, आज के बाद कोई भी इंपीरियल फैमिली को थ्रेटन नहीं कर सकता और ना ही तुम्हें आज के बाद कोई भी मेरे लोगों को हर्ट नहीं कर सकता। अब युंशी जब उसे ये बात बताता है तो वो उससे कहने लगती है कि मैंने सुना कि तुमने बर्निंग हेवन क्लैन को पूरी तरीके से मिटा दिया, क्या ये सच है? जिसमें युंशी बताता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम बहुत ज्यादा काइंड हो, लेकिन मैं क्या करता, ये जो
कुछ भी हो रहा है उनकी वजह से हो रहा है। जिन लोगों से मैं सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ, अगर कोई उन्हें छेड़ने की कोशिश करेगा तो फिर मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं। इनकी जगह कोई और होता तो उनका भी सेम अंजाम होता। अब तभी यहाँ पे जो प्रिंसेस कांगयू का फादर है वो यहाँ युनशी के ग्रैंडफादर से कहने लगते हैं कि श्याओली, अब तो हम दोनों रिश्तेदार हुए ना। ये सुनकर उसका ग्रैंडफादर भी हंसने लगता है और कहने लगता है कि हाँ, लगा नहीं था कि मेरे पोते की पसंद इतनी ज्यादा खूबसूरत होगी। अब ये लोग यहाँ पे खुश हो ही रहे थे कि तभी यहाँ पर किसी की आवाज आती है। वो कहने लगता है कि युनशी, तुमने अपने पर्सनल ग्रज के चलते इंटायर बर्निंग हेवन क्लान को पूरी तरीके से स्लॉटर कर दिया। हाँ, ये कहाँ का इंसाफ है? तुमने जो डिसीजन लिया सिर्फ अपने ग्रज के चलते वो बहुत ज्यादा क्रूअल था। यहाँ तक कि हेवन एंड अर्थ भी तुम्हारे मौत की डिमांड कर रहा है। तभी यहाँ पे एक बहुत बड़ा सा तूफान आने लगता है। सभी लोग ऊपर की ओर देख रहे थे और जो गार्ड्स थे वो अपने मैजेस्टी को गार्ड करना शुरू कर देते हैं। इस दौरान जो लिंग तियानी है, जो कि किंग फेस के लेवल 6 में है, वो यहाँ पे आ चुका था और यहाँ उसकी ऑरा फील करते ही सब समझ जाते हैं कि जो हेवनली स्वॉर्ड बुला के जो स्वॉर्ड सेंट है वो आ चुके हैं। अब सभी लोग उसे रिस्पेक्ट देते हैं और वो आते साथ ही अपने सेंटेंस को यहाँ क्लियर कर देते हैं कि मैं यहाँ पर बस एक पर्पज से आया हूँ और वो ये कि युनशी को मुझे सजा देना है। उसने जो हरकत की है, जो गुनाह उसने किया है, उसके चलते उसे अंडरवर्ल्ड जाना ही होगा। यहाँ पे ये सुनते साथ ही युनशी की आंट और जो प्रिंसेस कांगयू है दोनों उसे आके कवर करने लगते हैं, लेकिन वो उन दोनों को पकड़ते हुए कहता है कि चिंता मत करो, मैं इसे हैंडल कर सकता हूँ। यार शाओयान की याद आ गई। युनशी यहाँ पर उसी बर्ड के ऊपर सवार होकर उसके पास जाने लगता है और उसे देखते साथ ही जो यहाँ पे सीनियर थे ना वो कहने लगते हैं कि मैं यहाँ पर बस इंसाफ करने के लिए आया हूँ। जो तुमने किया है वो काबिल माफी नहीं है, तो माफी मांगेगा तो तुम सोचना भी मत। ये सुन के युनशी कहने लगता है कि अच्छा, तो आपका इंसाफ आज जाके जागा है, तब कहाँ मर गया था आपका इंसाफ जब ये लोग हजारों लोगों की जान लेकर बस अपनी कल्टीवेशन को इंक्रीज करने के लिए उनकी सोल का यूज कर रहे थे, तब आपका इंसाफ क्यों नहीं जागा? कहाँ थे आप? ये सुनकर उसे गुस्सा आता है। तभी युनशी कहने लगता है कि हेवनली स्वॉर्ड विला और ब्लू वाइन इंपीरियल फैमिली ये दोनों एक दूसरे के स्वॉर्न एलाइज है, लेकिन यहाँ पर आप फेवर कैसे कर रहे हो? जब इंपीरियल फैमिली के ऊपर खतरा आया और जो उसकी जानी दुश्मन थी उसने यहाँ पर उन्हें अप्रेस करने की कोशिश की, तब कहाँ थे आप? तब कहाँ गया था आपका इंसाफ? या आप अपनी दोस्ती यारी निभाने में बिजी थे? ये सुनकर भाई उसे बहुत गुस्सा आता है। वो कहने लगता है कि बकवास बंद करो। जिसमें युनशी उसकी तरफ फिंगर को पॉइंट करते हुए कहने लगता है कि तुम यहाँ पे इंसाफ की बात कर रहे हो, हाँ, लेकिन जब सबसे ज्यादा जरूरत थी तुम्हारी, तब तुम अपने इन सो कॉल्ड प्रिंसिपल और मोरल्स को जमीन के अंदर गाड़ चुके थे। हाँ, तब तुम घोड़े बेच के सो रहे थे और आज तुम्हारा इंसाफ जागा है। अब ये कहते साथ ही युनशी अपनी स्वॉर्ड को निकालता है और कहने लगता है कि चलो देखते हैं, आज मैं खुद देखना चाहता हूँ कि तुम्हारे इंसाफ की तलवार में कितनी ज्यादा धार है। देखता हूँ कि आज तुम मुझे कैसे चुनौती देते हो। अब युनशी अपनी इस तलवार की सारी पावर्स को गैदर करते हुए उसके ऊपर हमला करने के लिए रेडी हो जाता है। अब यहाँ पे युनशी को अपनी तरफ आता हुआ देखते साथ ही ना वो भी अपनी तलवार को निकालता है। उसे कमांड करते हुए सीधा युनशी के ऊपर वो उसे दाग देता है। अब यहाँ पे ये स्वॉर्ड तेजी से फ्लाई करते हुए सीधा युनशी की तरफ चार्ज कर देती है, लेकिन इसकी स्पेशलिटी यही है कि ये ऐसे फ्लो करते हुए ना हवा में ही टेलीपोर्ट हो सकती है। ये देखकर तो इवन के युनशी भी शॉक्ड था कि ये न सिर्फ अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा है बल्कि यहाँ पे ये तो टेलीपोर्ट भी हो रहा है। तभी यहाँ पे वो बिल्कुल युनशी के आंख के पास आ चुका था, जो देखते साथ ही युनशी भी खुद को होल्ड नहीं करता और इमीडिएटली अपने स्टार गॉड्स ब्रोकन शैडो का यूज करते हुए अपनी स्पीड को मैक्सिमाइज करते हुए यहाँ से तेजी से भागने लगता है। लेकिन यहाँ पे वो जो एक्सपर्ट था ना वो भी कम नहीं था, वो यहाँ पर इससे कमांड करते हुए उसके पीछे और तेजी से लगा देता है। युनशी इससे भागने की बचने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन एट द एंड ये इससे टकरा जाता है। युनशी की यहाँ पे चीख निकल जाती है और अगले ही पल तलवार सीधा जमीन से जा लगती है। युनशी भी गिर जाता है। अब प्रिंसेस कांगयू को उसकी फिक्र होती है, लेकिन लोग उसे जाने नहीं देते। युनशी बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड था। तभी यहाँ पे जैस्मिन बताने लगती है कि ये तो असल में डायमेंशनल इंटरफेरेंस था जिसके चलते तुम इंजर्ड हो पाए, और ये सिर्फ इसी वजह से हो पा रहा है क्योंकि इसका जो स्वॉर्ड एंटेना है वो बहुत ज्यादा पावरफुल है। इतना ज्यादा पावरफुल है कि वो स्पेस को भी भेज सकता है। जो तुम्हारी करंट लेवल है ना उसके चलते तुम यहाँ से इससे बच नहीं सकते। तभी यहाँ पे युनशी कहता है कि क्या डायमेंशनल इंटरफेरेंस, इंटरेस्टिंग। अब ये कहते हुए युनशी ग्रेट वे ऑफ बुद्धा की टेक्निक का यूज करता है। जिससे इसकी बॉडी धीरे धीरे हील हो रही है। वो कहने लगता है कि चलो देखते हैं तुम्हारी स्वॉर्ड मुझे पहले स्ट्राइक करती है या फिर द ग्रेट वे ऑफ बुद्धा मेरी बॉडी को तुमसे पहले हील करती है। अब यहाँ पे ये जो बंदा था ना ये काफी सारे स्वॉर्ड के जरिए से युनशी के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन युनशी के आसपास जो एनर्जी का फ्लो बन रहा था उसके चलते एक शील्ड बन जाती है। अब सारे के सारे स्वॉर्ड एक तरफ उसकी तरफ चार्ज करते हैं, दूसरी तरफ युनशी अपने हाथों से ही इन्हें काउंटर कर रहा था, लेकिन यहाँ बीच में एक स्लैश अटैक उसके चेस्ट पे लग जाता है, लेकिन वापस से इसकी बॉडी हील हो रही थी। तो यहाँ ये देखते साथ ही जो स्वॉर्ड वाला एक्सपर्ट था ना वो उसके ऊपर काफी सारे स्वॉर्ड के जरिए से हमला कर देता है। लिटरली युनशी अकेले इनसे डील कर रहा था, लेकिन उसकी हालत अब जवाब दे रही थी। उसके बॉडी फेस, हाथ पर सब जगह पे कट्स लग चुके थे, लेकिन वो अभी भी रेजिस्ट कर रहा था। अब इस दौरान यहाँ पर एक स्वॉर्ड उसे तेजी से जाके लग जाती है, जिससे उसके मुंह से काफी अमाउंट में खून निकलता है। अब युनशी समझ चुका था कि लड़ाई अब आर या पार जाने वाली है, क्योंकि पानी सर के ऊपर से जा चुका है। तो वो अपनी तलवार को थामता है, फुल स्पीड के साथ एक्सेलरेट करते हुए रास्ते में जितने भी स्वॉर्ड स्ट्राइक आती है ना उन सभी को अपने ऊपर लेते हुए सीधा उसके ऊपर हमला करने के लिए निकल पड़ता है। इस दौरान काउंटलेस स्वॉर्ड स्ट्राइक सीधा उसके ऊपर एक साथ टूट पड़ती है। युनशी का दिमाग सटक चुका था, वो सबको यहाँ एक एक करके डिस्ट्रॉय करते हुए बर्निंग हार्ट का यूज कर देता है, और जैसे ही बर्निंग हार्ट का
यूज करता है ना, इमीडिएटली वो ओवरलॉर्ड फ्यूरी का भी यूज करते हुए तलवार को पूरी किलिंग इंटेंट के साथ थामते हुए उसको चला के मारने के लिए प्रिपेयर था। अब इस दौरान वो जायंट सा फैंटम में पीछे क्रिएट हो चुका था। अब यहाँ एक्सपर्ट यानी इमीडिएटली जब ये देखता है ना तो वो भी थोड़ी देर के लिए हैरान था, लेकिन उसे अपने ऊपर काफी ज्यादा गुरूर था। युनशी अपनी स्वॉर्ड के साथ उसकी तरफ चार्ज करता है, उसका जायंट सा फैंटम उसे कॉपी करते हुए अपनी स्वॉर्ड स्ट्राइक सीधा उसके ऊपर चला के मारता है, लेकिन तब तक वो अपने एक शील्ड को क्रिएट करता है। युनशी को पूरी चीज जान लगानी पड़ती है उसके बैरियर को डिस्ट्रॉय करने के लिए, और फाइनली युनशी इस काम में कामयाब हो भी जाता है। और यहाँ जैसे इसका बैरियर टूटता है ना तो यहाँ पे इसका इम्पैक्ट इतना तगड़ा वाला था कि युनशी काफी दूर जा गिरता है। अब यहाँ पे युनशी खुद को जैसे तैसे मैनेज कर लेता है। तभी जैस्मिन कहने लगती है कि तुम दोनों के बीच का जो सबसे बड़ा गैप है वो तुम दोनों की कल्टीवेशन है, और इस वक्त जिस कल्टीवेशन रेल में वो एंटर हो चुका है ये तुम्हारी इमेजिनेशन के बियॉन्ड है, तुम इसे अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। तो बेहतर यही होगा कि चुपचाप उल्टे पैर यहाँ से भाग जाओ। लेकिन युनशी भाई कहाँ हार मानने वाला था, वो कहता है कि जो कोई भी मेरे रास्ते में खड़ा होगा उसे मरना होगा। अब उसे आड़े हाथों लेते हुए ना वो अपने हेवनली वोल्ट स्लैश का यूज करते हुए सीधा उसके ऊपर हमला कर देता है। अब यहाँ हेवनली वोल्ट स्लैश जैसे ही उसके ऊपर टकराती है तो वो भी अपनी स्वॉर्ड को निकालकर उससे डिफेंस करता है, जिसके बाद दोनों का अटैक नलिफाई हो चुका था। तभी यहाँ पे वो अपनी स्वॉर्ड की ट्रू पावर को अनलीश करते हुए कहता है कि लड़के आज तूने यहाँ पर बस अपनी मौत को दावत दी है और तू देखेगा कि आखिर तड़प तड़प के मरना किसे कहते हैं। इस दौरान एक काफी बड़ा सा एनर्जी बॉल क्रिएट हो चुका था जो कि असल में एक हेवनली स्वॉर्ड डोमेन है, और जिसे देखते साथ ही जो बाकी सारे लोग थे ना वो लोग इसे रिकॉग्नाइज कर लेते हैं और कहने लगते हैं कि ये बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि ये ब्लू फाइट का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट डोमेन माना जाता है। यहाँ पे प्रिंसेस कांगयू को युनशी की काफी ज्यादा फिक्र हो रही थी। अब तभी वो बंदा अपनी स्वॉर्ड को जमीन पे ड्रॉप करता है और यहाँ एक पोर्टल के जरिए से उसकी स्वॉर्ड बिल्कुल जमीन के अंदर चली जाती है और सडनली वो भी डिसअपीयर हो जाता है और आसपास छोटे छोटे यहाँ पे पोर्टल्स बनने लगते हैं, और जिनके बीच जैसे युनशी घिर चुका था चारों ओर से ये जो छोटे छोटे होल्स थे ना ये उसे घेर लेते हैं। यहाँ पे तभी हम देख पाते कि वो उसके डोमेन में ट्रैप हो चुका था, और यहाँ पे वो बंदा अपने हाथों की मुट्ठी में उसे कंट्रोल करते हुए कहता है कि मरने के लिए तैयार हो जाओ। और ये जो छोटे छोटे होल्स थे वो सारे के सारे स्वॉर्ड क्लोन में ट्रांसफॉर्म होते साथ ही अपना पॉइंट सीधा युनशी की तरफ मोड़ते हैं। युनशी इस वक्त जो कि 10,000 से भी स्वॉर्ड के पॉइंट पे था उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो करे तो करे क्या। इस दौरान ऐसा लग रहा था कि मानो जैसे वो यूनिवर्स के किसी कोने में फंस चुका हो। चारों तरफ जो भी तुम्हें ब्राइट चीज नजर आ रही ना, एक डॉट समान भी, वो भी एक स्वॉर्ड है। तभी युनशी के ऊपर इन सारी तलवारों के जरिए से हमला हो जाता है। इनसे वो बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड हो रहा था, उसके विंग्स भी डैमेज हो रहे थे। तभी युनशी यहाँ पे प्रोगेटरी का यूज करते हुए डिस्ट्रॉइंग स्काई डेसिमेटिंग अर्थ का यूज कर देता है, और यहाँ ऐसा करते साथ ही एक सिंगल स्ट्राइक और ये जो डोमेन के अंदर जो छोटा सा स्वॉर्ड डोमेन बना था ना उसे वो डिस्ट्रॉय करके रख देता है। बाहर यहाँ पे सभी लोगों को स्पेस में अंदर ये जो फ्लक्चुएशन हो रही थी ये फील होता है, क्योंकि अंदर से युनशी बवाल मचा रहा था। सभी लोग यहाँ पे प्रिंसेस और बाकी सारे लोगों को शील्ड बना के प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। अब अपनी पावर को कंट्रोल करते हुए ये जो हेवनली स्वॉर्ड एक्सपर्ट था ना जो कि इस डोमेन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, अचानक से उसे एक जोर का झटका लगता है और उसका डोमेन पर से कंट्रोल हट चुका था। उसके बाद एक ह्यूज सा एक्सप्लोजन के साथ युनशी यहाँ पे बाहर आ चुका था, और ये देखकर वो हैरान था कि एक मामूली सा बंदा जो कि इस वक्त अर्थ फेस के बस 7th लेवल पे है, आखिर वो इतने टेरिफाइंग सी पावर को कैसे अनलीश कर सकता है। उसके मतलब सिर के ना बाल झड़ने लगते हैं ये सोच करके आखिर कैसे। यहाँ पे वो मन में कहने लगता है कि अगर इस लड़के को जल्द से जल्द एलिमिनेट नहीं किया गया तो एक बार अगर ये हेवन फेज में पहुंचा वो जो डर है पूरे के पूरे ब्लू वाइंड इवन की यहाँ कॉन्टिनेंट में कोई भी ऐसा नहीं होगा जो कि इसे रोक पाए। और ये ख्याल आना ही था कि वो समझ आता है कि अब मुझे हर हाल में इसे एलिमिनेट करना ही होगा। इसी के साथ वो अपने पावर्स को अनलीश करता है, हवा में फ्लोट करता है और यहाँ आसपास के जितने स्वॉर्ड्स थी उन्हें अपने आसपास गैदर करते हुए एक बहुत बड़े अटैक की प्रिपेयरिंग करना शुरू कर देता है। युनशी ये सारा नजारा देख रहा था, और गाइस इसी सीन के साथ हमारा आज का ये ब्रेकडाउन वीडियो यहीं पे एंड होता है। लेकिन गाइस इसके नेक्स्ट पार्ट में तुम्हें बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, क्योंकि अब तक का जो ये आर्क चल रहा था ना ये बिल्कुल अपने एंड में पहुंच चुका है, और भाई नेक्स्ट बैटल में जिसकी एंट्री होने वाली है उसके लिए तो भाई मैं भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। सो गाइस वीडियो तुम्हें कैसे लगी कमेंट में जरूर बताना, और हाँ अगर तुम वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो मेक श्योर कि तुम वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर रहे हो। तो मिलते हैं तुमसे नेक्स्ट ब्रेकडाउन वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।